आपका एम बस एक सक्सेसफुल बोन ग्राफ्ट कराना होना चाहिए। आगे कौन से सर्जरीज होंगे, मेरी नाक की सर्जरी कब होगी, मेरे लिप का टचअप कब होगा, ये सब के बारे में आपको उस वक्त नहीं सोचना है। लिप रिपेयर फर्स्ट, पैलेट रिपेयर सेकंड, थर्ड इज बोन ग्राफ्टिंग। ये 12 साल की उम्र तक आपका ध्यान बस इन्हीं 3 चीजों के ऊपर होना चाहिए। आई वांटेड टू आस्क, ये जो आप बोन ग्राफ्टिंग के टाइम में अपर का जो मतलब अलाइनमेंट होता है, ग्रोथ नहीं होता, वो उसी में कवर हो जाता है नहीं बोन ग्राफ्टिंग के टाइम? नहीं नहीं नहीं, बोन ग्राफ्टिंग इज प्योरली जो खड्डा है उसको भर दो। अच्छा, जो तो जो ऊपर का जॉ ग्रोथ नहीं होता। नहीं, वी डोंट मूव द जॉज ड्यूरिंग अ बोन ग्राफ्टिंग। ओके ओके, उसका अलग सर्जरी है वापस? जी जी, ये अगला डिस्कशन रहेगा, लेकिन वापस वैसे ही हो जाएगा। मैं बोलना शुरू करूंगा, मैं बोलते रह जाऊंगा। ओके। सो लिप रिपेयर, पैलेट रिपेयर, बोन ग्राफ्टिंग बिटवीन 9 to 12 years ऑफ एज। यस। बोन ग्राफ्टिंग के पहले एक्सपांशन करो और टेढ़े मेढ़े दांतों को लाइन में लाओ। हाँ। ये नोट्स लिख के कोई तो रखो, दिस इज पक्का। अभी Yes. इसके आगे क्या क्या लग सकता है, आई थिंक विल लेट समबडी एल्स आस्क द क्वेश्चन एंड विल गेट इट एट दैट टाइम। Thank you, Divyaji, for asking the questions. That was a very important question. And thank you, sir, for answering it so well. काफी clarity मिल गई. I hope बाकी सबको भी help हो रही है. Who would like to go next? No. I'm okay. Like till now, what I'm updated, it's very good. And I'm here to get knowledge more about it. Okay, but don't worry, you can ask questions anytime later as well. We have 45 minutes. Sure. तो बाद में भी कोई सवाल आएगा तो please raise your hand and you can ask. Yeah, sure. I was into some, but I thought to keep this audio ready so that I can hear at least. हाँ, absolutely. Okay, thank Yeah. you. किसी और को कोई सवाल है? रामदास, do you want to go next? Hello, hi everyone. Hi, Biplov. Hi. Yeah. Hi, Ramdas. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening. Sir, I am having some doubt. Actually, I had almost 9 surgeries. So still minor hole is present in palate. So I want to know that with the help of retainer or palatal obstacle, my speech will be improved or not? Is now see when you say, अभी ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा ये चेहरा है, ठीक है, ये नाक है, Yes. और ये मुंह है। सो दिस इज द नेजल कैविटी, दिस इज द ओरल कैविटी। जब हम बोलते हैं हमारे पैलेट में होल है या हमारे टाड़ू में होल है, तो होल दो तरीके का हो सकता है। एक होल जो सिर्फ पैलेट में, सिर्फ ओरल कैविटी में ही रिस्ट्रिक्टेड रहे, Yes. ठीक है, दिस इज अ माइनर होल। ये जनरली बात करने में या फिर मुंह से खाना खाने के वक्त या पानी पीने के वक्त नाक से चीजें बाहर आना, सिर्फ पैलेट के होल से ये नहीं होता। ओके, सेकेंड टाइप का होल होता है कि ये जो पैलेट का जो होल है ना, वो ऐसे टनल बन के नाक तक पहुंच जाता है। Yes. दैट इज कॉल्ड एज अ फिस्चुला। अगर आपके पैलेट पे फिस्चुला है तो इट इज ऑलवेज बेटर टू क्लोज इट। अगर पैलेट पे होल है जो रिस्ट्रिक्टेड है ओरल कैविटी में, आपके मुंह से हवा ऊपर नहीं जा रही, आपके मुंह से खाना पीना ऊपर नहीं जा रहा, बस एक होल है जिसमें कभी तो खाना फंसता है और आप आसानी से उसको क्लीन कर सकते हो, तो वो होल को छेड़ना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि जभी वी डू अ सर्जरी, जभी हम मुंह के किसी भी टिश्यू को कट करते हैं, सूचर करते हैं, जोड़ते हैं, जुड़ने के बाद, हील होने के बाद जो वहां पे टिश्यू बनता है, दैट इज कॉल्ड एज स्कार टिश्यू। वो टिश्यू नॉर्मल नहीं होता, इट इज अ वेरी हार्ड टिश्यू, और वो टिश्यू में ना कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो आप जबरदस्ती एक ही जगह पे बार बार टाका मार के अगर होल बंद करोगे
वो ऑन टेबल बंद होगा, लेकिन जब हील होने जाएगा तब कॉन्ट्रैक्शन के वजह से वापस ओपन अप हो जाएगा। यस सर, ऐसा मेरे साथ 2 बार हो चुका है। करेक्ट। इनिशियली तो वो क्लोज हो जाता है, बट आफ्टर 10 to 15 डेज में फिर वो ओपन हो जाता है। करेक्ट। सो दैट दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि उस होल के अराउंड आपका स्कार टिश्यू बन गया। अभी अगर ये होल बहुत बड़ा है नो और सर, अगर ये सिर्फ ये पहले जो होल था वो थोड़ा लार्ज साइज में था, बट अभी वो माइनर सा है। तो डॉक्टर ने बोला है कि ये होल की वजह से आपको स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। करेक्ट। तो वही सर आपसे मैं कंफर्म होना चाह रहा हूँ कि सर क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है? जी, अगर वो होल आपके सिर्फ ओरल कैविटी में रिस्ट्रिक्टेड है, वो होल में से हवा ऊपर नहीं जा रही, खाना पीना ऊपर नहीं जा रहा, तो आपका स्पीच बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा वो होल को बंद करके। ठीक है। अगर वो होल ऊपर तक है, देयर इज एक्चुअली अ फिस्टुला, एक्चुअली एक टनल है जो नाक में ओपन हुआ है, तो ही उसको बंद करना नेसेसरी है, और उसके बाद 100% आपके स्पीच में चेंज आएगा। तो सर वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो फिस्टुला है या जो आपने बताया? मुंह में पानी रखिए आराम से आप, क्योंकि नॉर्मल इंसान को भी अगर पानी पीते पीते खांसी लग गई तो नाक से बाहर आ सकता है। ठीक है। टेक वाटर इन योर माउथ एंड फिल इट अप, ऐसे ब्लो कीजिए। ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत इजीली आपका पानी नाक में आ रहा है, दैट नो सर, जब वो डाउन पोजीशन पे आते हैं तब वो नाक से पानी बाहर, हाँ, मतलब वो ऊपर जा ही रहा है ना। हाँ, दैट मीन्स इट नीड्स टू बी क्लोज्ड। If it is a legit fistula, it is always better to close fistulas. अभी रामदास, फिस्टुला क्लोजर ये एक अपने आप में बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, छोटू सा होल, ठीक है, भले आजू बाजू में स्कार टिश्यू भी हो, छोटू सा होल, इसको इसीलिए अपन बंद कर सकते हैं। ठीक है। अगर होल बड़ा है, इतना बड़ा होल है, ऑलरेडी उसके सराउंडिंग स्कार टिश्यू है, तो मैं इसको जबरदस्ती अगर ऐसे बंद करूंगा तो ये वापस खुल जाएगा हील होते वक्त। तो अगर मुझे ये इतना बड़ा होल बंद करना है ना, मुझे कहीं से कुछ तो लेना पड़ेगा और उसके ऊपर चिपका के बंद करना पड़ेगा। सो टेक्निकली आप होल को टच नहीं कर रहे, आप होल के ऊपर कुछ रफू करके आप बंद कर रहे हो। ठीक है। सो इस सिचुएशन में जब आपका डिफेक्ट बहुत बड़ा होता है, जब हम नॉर्मली डिफेक्ट के आजू बाजू का टिश्यू लेके उसको बंद आसानी से नहीं कर सकते, तब उसके ऊपर एक अलग टिश्यू बिठाना पड़ता है। इस सिचुएशंस में एक गाल का टिश्यू लगा सकते हैं या फिर टंग का टिश्यू लगा सकते हैं। टंग फ्लैप शायद बोला जाता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ टंग फ्लैप एंड समथिंग कॉल्ड एज अ बक्कल फ्लैप। ठीक है। अभी वो आपका लोकेशन किधर है, होल कितना बड़ा है, कितना वाइड है, कितना डीप है, रफू करने के लिए कितना ज्यादा इसका मुझे जरूरत है, आपका टंग का थिकनेस कितना है, आपका गाल का थिकनेस कितना है। अभी मेरा गाल तो कहीं से भी कुछ भी बंद हो जाएगा, इतना मोटा है, सबका उतना नहीं होता। सो यू माइट नॉट कंसिडर अ बकल फ्लैप फॉर एवरीवन। सो उसमें टेक्निकलिटीज बहुत है। एज अ नॉलेज विच अ पेशेंट शुड अंडरस्टैंड, दिस इज इट। बड़ा होल ऐसे के ऐसे नहीं बंद कर सकते, उसके ऊपर कुछ चिपकाना है, वो चिपकाने के लिए इधर गाल का टिश्यू लीजिए या फिर टंग का टिश्यू लीजिए। और अगर होल है और आपकी हवा, पानी, खाना नाक तक जा रहा है, इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट इट क्लोज्ड। भले उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा सर्जरी करनी पड़े, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। बी प्रिपेयर्ड, बी हेल्दी फॉर द सर्जरी एंड देन रिकवर फ्रॉम इट। सर वो फिर से ओपन होने का डर तो नहीं है? ऐसा कोई भी सर्जरी नहीं है जो रिलैप्स नहीं होगा ना, ऐसा 100% गारंटी तो कोई देता नहीं। ठीक है। क्योंकि इवेंचुअली यू आर वर्किंग विद अ लाइव ह्यूमन बॉडी। ठीक है। मेरे को इधर कटा, मैंने इधर स्टिच किया, मेरा 3 दिन में हील होगा, किसी का 10 दिन में होगा, किसी का 20 दिन तक भी नहीं होगा। ठीक है। सो यू नेवर नो। इसीलिए द
द एंटायर डिटेल प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण सर्जरीज फेल होती है, वो रिस्क फैक्टर्स को तुम लोग पहले से डील करोगे बराबर से, तो फिर सर्जरी सक्सेसफुल होगी। ठीक है, अगर तुम रिस्क फैक्टर्स पे ध्यान नहीं दोगे, डॉक्टर के सिर के ऊपर जाके बैठ जाओगे, मुझे फटाफट सर्जरी कराओ, अभी शादी है, अभी कॉलेज जाना है, अभी कुछ ना कुछ तो करना है। तुम अगर रेगुलर प्लानिंग के लिए टाइम नहीं दोगे, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, then it is difficult, then you are risking everything. Yes. I hope मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की और आपको थोड़ा समझा। Yes, definitely. ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है समझने के लिए, बट आई पर्सनली फील कि ये पेशेंट को समझना जरूरी है। Yes. नहीं तो आपके मन में रहता रहेगा, अरे मैं बार बार बंद कर रहा हूँ, ये बार बार खुल रहा है, किसी और सर्जन के पास दिया, उसने बंद करके दिया, वो वापस खुल के चला गया। सो यू शुड नो द रियलिटी ऑफ योर कंडीशन। Yes. ठीक है, सो दैट सामने वाला कुछ आपको समझाए तो वो आपको लॉजिकली समझे। Yes. या सर, ये कॉन्सेप्ट इतनी इजी तरीके से किसी ने नहीं समझाया, मुझे भी बहुत अच्छे से समझ आया, especially वो रफू वाला कॉन्सेप्ट। So you explained that very well. Thank you so much. Thank you for you, sir. asking the question below. आपकी डाउट क्लियर हुए अभी? Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू। अगर कुछ और होगा तो आप पूछिएगा बिल्कुल। Okay, okay, ma'am. Yes. और anyone else? और किसी को कोई क्वेश्चंस है? रामदास? हेलो, हाय अंकित। हेलो हेमलता। हाय किशोर, हाय प्रदीप, हाय सौम्या। हाय साक्षी। प्लीज आप अपने माइक ऑन करके बात कर सकते हो और सवाल पूछ सकते हो। गो अहेड। हेलो सर। हाय रामदास। तो मैं बोल रहा था कि अगर ये ऑर्थो का कंप्लीट होने के बाद कुछ वॉइस पे असर हो सकता है क्या? मतलब अभी तो ठीक है, तो अगर ये किया ऑर्थो तो उसके बाद कुछ मतलब इम्पैक्ट हो सकता है क्या? ऑर्थोडोंटिक्स सिंपल टर्म्स में, अभी आप मुझे बोले ऑर्थो खत्म होने के बाद, बेसिक ऑर्थो इज दांत को हिलाना, दांत को लाइन में लाना। ठीक है, अगर ऑर्थोडोंटिक्स करके मैं आपके ऊपर के जॉ के दांत और नीचे के जॉ के दांत इतने सुंदर तरीके से अगर लाइन में लेके आऊं कि आपके टंग को मूव होने की सफिशिएंट जगह मिल जाए, कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस करने के लिए, इनाउंस करने के लिए। फॉर एग्जांपल सीरत, when you say सीरत, your lower lip goes very close to your upper teeth when you say सीरत। okay? अगर आपके अपर दांत इतने टेढ़े मेढ़े हैं और आपका जॉ इतना नैरो है कि आपकी टंग फट कर से जाके लग गई सामने के दांतों को, यू कांट प्रोनाउंस सीरत, फिर वो सीरत हो जाता है। सो टंग को उतनी जगह रहे ताकि वो अपने आप फोल्ड करके, बेंड होके, फ्लेक्स होके, कॉन्ट्रैक्ट होके आपके शब्दों को प्रोनाउंस और इनाउंस करने का चांस दे, तो डेफिनेटली आपका स्पीच हो। तो ये है, लेकिन सिर्फ ऑर्थो में मैं सिर्फ जगह बना रहा हूँ। ऑर्थो करके ऑर्थोग्नैटिक सर्जरी अगर मैं करूंगा तो फिर स्पीच का आपका पूरा होराइजन ही काफी हद तक बढ़ जाता है, काफी एडिशंस बन जाती है। दैट गिव्स यू अ डिफरेंट लीग ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल टुगेदर। सो वो भी एक पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी मी एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट, डॉक्टर मुकुल एज अ सर्जन एंड डॉक्टर प्रोस्थोडोंटिस्ट, हम लोग आपका चेहरा अच्छा कर देंगे, हम लोग आपका नाक सुंदर कर देंगे, आपको लिप का टचअप कर लेंगे, सुंदर दांत बिठा दूंगा मैं, एकदम नेचुरल, सब कुछ फर्स्ट क्लास हो जाएगा, लुक्स में एकदम चकाचक हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ करके इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, सो देन you can't just stand and look pretty and then not talk or always have that hesitancy in talking. Okay? ये looks और aesthetics का combination लाना उतना जरूरत होता है। So अगर आप सिर्फ ऑर्थो के पीछे पड़ोगे स्पीच के लिए, लेकिन फिर आप जैसे
विप्लव ने पूछा, अगर आपको फिस्टुला है, आप फिस्टुला ट्रीट नहीं करा रहे, बस मेरे सर्जरी से कंटाला गया, मैं और नहीं करूंगा, या फिर आपको पीछे वेलोफेरेंजियल इनसफिशिएंसी है, दैट इज अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर, अगर आप वो ठीक नहीं कराओगे तो फिर सब कुछ अच्छा होने के बाद भी इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ प्रॉपर्ली, देन यू विल स्टिल फील दैट पिंच कि मैंने 7 सर्जरीज करा ली, मैंने इतना सब कुछ करा लिया, मैंने इतना पैसा खर्चा कर लिया, डॉक्टर आविष्कार के ताने भी सुन लिए, डॉक्टर मुकल की गालियां भी सुन ली, मैंने सब कर लिया, लेकिन अभी वापस बात करने में तकलीफ हो रही है। ठीक है, सो ऑर्थो से 100% चीज होती है, बट देन देयर आर ऑलवेज एडेड थिंग्स that people will keep telling you. Who practices hardcore cleft will keep telling you, keep guiding you. तो उसका लॉजिक समझिए, उसका रीजनिंग समझिए, शायद वो आपके बेटरमेंट के लिए है। तो हाँ, ऑर्थो से स्पीच में मदद होती है, एक हद तक 100% होती है। थैंक यू। ओके रामदास। Thank you, Ramdas, for asking that question. Orthognathic जब आप कहते हो सर, can you give a little simply, can you explain people what includes in orthognathic? Okay, so see, orthos is correction, gnathos is jaws. So jaws का correction is called as orthognathic surgery. अभी डायरेक्टली मैं जंप नहीं करूंगा कि हाँ ऊपर का जॉ आगे लेंगे, नीचे का जॉ पीछे लेंगे, ये सब करेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले समझाता हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्थोग्नेथिक सर्जरीज करनी पड़ सकती है और ये कब पता चलता है, ठीक है। नाउ जस्ट टू रिवाइज एवरीथिंग बैक, हम लोग ने लिप रिपेयर किया, हम लोग ने पैलेट रिपेयर किया, हम लोग ने 9 to 12 ईयर्स के बीच में हम लोग ने बोन ग्राफ्टिंग खत्म किया। नाउ 12 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज बोथ is the age of puberty, 100% ऊपर नीचे है, but 12 to 14 is a standard age जिसमें 90% of the children undergo puberty. Puberty में क्या होता है, आप adult बनते हो, आपकी हाइट बढ़ती है, आपका चेहरा बदलता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, दाढ़ी मूछी आती है, शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, everything happens. Major growth of a person happens during puberty. बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको टिल द एज ऑफ 12 हमें लगता है कि बस बोन ग्राफ्टिंग करने के बाद और कुछ नहीं लगेगा, डायरेक्टली आप 18 के बाद हम लोग मस्त नाक बना के दे देंगे और एंड में जो दांत नहीं है वो बिठा देंगे, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअल प्यूबर्टी आती है, व्हेन द चाइल्ड एक्चुअली स्टार्ट्स टू ग्रो इन ग्रोथ स्पर्ट्स, तब कई बार पता चलता है और फिर कुछ सिनारियो हमारे सामने आते हैं, ठीक है। सो कंसिडर अ सिचुएशन, देयर इज अ चाइल्ड who has undergone lip repair, palate repair, bone grafting हो गई, bone grafting के बाद I personally give a break, क्यों? क्योंकि let puberty come, देखते हैं कि आपका ग्रोथ कैसे हो रहा है। सो अभी एक वो सब्जेक्ट बच्चे का ग्रोथ 4 तरीके से हो सकता है। We can have 4 scenarios in front of us. सिनारियो नंबर 1 कि प्यूबर्टी में ऊपर का जॉ और नीचे का जॉ दोनों एक साथ ग्रो हुए, कोई डेफिशिएंसी नहीं था, चेहरा नॉर्मल दिख रहा है। सो इस सिचुएशन में मुझे बस ऑर्थोडोंटिक्स करके सारे दांतों को लाइन में लाना है, जो दांत नहीं है उस दांत के लिए जगह बचानी है। आफ्टर एज ऑफ 18 द सर्जन विल डू द नोज रिपेयर, ही विल डू द लिप का टचअप, आफ्टर 3 months आफ्टर दैट यू विल गेट योर न्यू टीथ, ओके। तो ये अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी, ठीक है। आपका ऊपर का जॉ और नीचे का जॉ दोनों साथ ग्रो हुए, ठीक है। सो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ने सब सोचा कि कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, सारे दांतों को लाइन में लेके आ जाओ, जो दांत नहीं है उन दांतों की जगह बचा के रखो। 18 के बाद द सर्जन विल डू योर नोज सर्जरी, विल डू द लिप का टचअप, उसके 3 महीने के बाद यू विल गेट योर फाइनल टीथ। दिस इज सिनारियो नंबर 1 वेयर नो ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। उसी बच्चे का दूसरा सिनारियो भी आ सकता है। क्या सिनारियो आ सकता है कि बिकॉज ऑफ द क्लेफ्ट ऊपर का जॉ ग्रो नहीं हुआ, लेकिन नीचे का जॉ नॉर्मली ग्रो हुआ। सो ये होने के बावजूद भी पेशेंट का ऊपर का जॉ पीछे रहेगा, लेकिन नीचे का जॉ नॉर्मली ग्रो होगा। सो फिर मुझे ऑर्थोडोंटिक्स की मदद लेके आई हैव टू प्लान हिम फॉर अ सर्जरी वेयर हिज अपर जॉ विल बी टेकन अहेड। सो दिस इज ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी ऑफ द मैक्सिला, ठीक है, ऑफ द अपर जॉ। सो सेकेंड सिनारियो में जहां पेशेंट का ऊपर का जॉ ज्यादा ग्रो नहीं हुआ, नीचे का जॉ नॉर्मली ग्रो हुआ, तो मुझे सिर्फ आफ्टर द एज ऑफ 18 ऊपर के जॉ को आगे लेना है
उसके 3 महीने के बाद उसके 6 महीने के बाद द सर्जन विल डू द लिप एंड द नोज सर्जरी. उसके 3 महीने के बाद आई कैन गिव यू योर फाइनल टीथ. ठीक है, दिस इज द सिनारियो नंबर 2. सिनारियो नंबर 3 इज ऊपर का जॉ भी ग्रो नहीं हुआ और नीचे का जॉ बहुत ज्यादा ग्रो हो गया. देन ऑर्थोडोंटिकली आई हैव टू प्रिपेयर द पेशेंट, जहां पे मुझे ऊपर का जॉ आगे लेना है और नीचे का जॉ पीछे ढकेलना है. This surgery is called as bi-jaw orthognathic surgery. Bi-jaw is 2 jaws. So orthognathic surgery करके I am taking the upper jaw ahead. I am pushing the lower jaw back. ये सर्जरी के 6 महीने बाद the surgeon will do your nose repair and your lip का touch up. उसके 3 महीने के बाद I will give you your teeth, जो नहीं है. This is the third scenario. And the fourth scenario is ऊपर का jaw normally grow हुआ, नीचे का jaw बहुत ज्यादा grow हुआ. Then I have to orthodontically prepare the patient to take the lower jaw back. इस सर्जरी के 6 महीने बाद नोज रिपेयर एंड लिप रिपेयर. इसके 3 महीने बाद you will get your final teeth. Okay, so orthognathic surgery is correction of jaws. You can either take your upper jaw ahead, or you can take your lower jaw back, or you can do a combination of both. Nowadays we involve chin also in certain situation, but again वो समझाने बैठूंगा तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो ये 4 सिनारियोज समझ लीजिए. सिनारियो 1 जहां पे मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा, ऊपर का जॉ नीचे का जॉ ठीक से ग्रो हुआ है. सिनारियो नंबर 2 जहां पे ऊपर का जॉ ग्रो नहीं हुआ, नीचे का जॉ नॉर्मली ग्रो हुआ. सो आई जस्ट हैव टू डू ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी ऑफ द अपर जॉ एंड टेक इट अहेड. सिनारियो नंबर 3 जहां पे ऊपर का जॉ पीछे रह गया, नीचे का जॉ आगे आ गया, मुझे ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी करके आई हैव टू टेक द अपर जॉ अहेड, नीचे का जॉ को पीछे लेना है. एंड सिनेरियो नंबर 4 जहां पे ऊपर का जॉ नॉर्मली ग्रो हुआ, नीचे का जॉ बहुत ज्यादा आगे गया, तो मुझे सिर्फ सर्जरी करके नीचे के जॉ को पीछे लेना है. ठीक है, सो ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी इज लाइक द बेसिक फाउंडेशन ऑफ योर एंटायर स्केलेटल स्ट्रक्चर. ठीक है, ये सर्जरी करने के बाद आपके नाक को सपोर्ट मिलता है, आपका ये एरिया है इसको सपोर्ट मिलता है. अगर आप बिना ये सर्जरी किए अगर आप साइड से फोटो लोगे तो ये सब कुछ फ्लैट दिखता है. ठीक है, नॉर्मली कैसे देयर इज अ बल्ज मैक्सिलरी साइनस के ऊपर, ये अच्छा खासा बल्ज होता है. ठीक है, सो सर्जरी के बाद ये बल्ज आ जाता है. यहाँ की जो शैडो है, ये शैडो दिखती है, ये शैडो आ जाती है. आपका नाक नॉर्मली इतना दबा हुआ है क्योंकि ऊपर का जॉ ही पीछे, देयर इज नो बोन उसके नीचे. तो ये आगे आने के बाद काफी हद तक आपका नोज अपराइट हो जाता है. सो नोज सर्जरी में कुछ मेजर करना नहीं पड़ता. इट इज जस्ट माइनर टचअप एंड माइनर लिफ्टिंग जो करना पड़ता है. सो ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी इज अ मेजर पार्ट ऑफ एनी क्लेफ्ट रिहैबिलिटेशन. मेरा एडवाइस वही रहेगा कि डोंट बी ऑफ द ओपिनियन कि मुझे सब कुछ नॉन सर्जिकली कराना है. क्यों करना है सब कुछ नॉन सर्जिकली जब कुछ बेहतर हो सकता है. इट इज लाइक मुझे चश्मा है और मैं पकड़ने में विदाउट चश्मा ही बैठूंगा, मैं विदाउट चश्मा ही ऑर्थोडोंटिक्स करूंगा. मैं कौन सा दांत किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ कभी समझ में नहीं आया. जो रिक्वायरमेंट है वो करके लेना इज ऑलवेज बेटर. वो एक ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी और उसके बाद का लिप एंड नोज रिपेयर और उसके बाद के फाइनल दांत बिठाना, ये आपका फाइनल पड़ाव होता है ऑफ योर क्लेफ्ट रिहैबिलिटेशन. ये होने के बाद जनरली यू कैन स्टार्ट विथ योर लाइफ प्रॉपरली. यू कैन स्टार्ट विथ योर प्रोफेशनल लाइफ, यू कैन लीड your personal life properly. इसमें फंसे मत रहना is my advice to you. Any more doubts about orthognathic surgery? There is a lot of information. ठीक है, ये बस मैं थोड़ा आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 4 सिनारियोज में आपको ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी लग सकती है. उसका क्या कारण होता है. सो जब एक्चुअली डिस्कशन की बात आएगी तब 10 और चीजें होती है जो मैं बताता हूँ. But let us restrict this to this. This is very helpful, like, and even for me. So I'll tell you my personal experience. मेरी जितनी भी surgeries हुई, I have undergone 7 surgeries, and हमारे डॉक्टर ने कभी ऑर्थोग्नेटिक के बारे में बताया ही नहीं. And because you have met me in person, right? So you know कि मेरा ऊपर वाला अंदर है, बाहर ये नीचे वाला थोड़ा बाहर है.
So now that I'm continuing my orthodontics treatment and they have advised me to undergo the orthodontic surgery, which will definitely improve everything as you mentioned. So एक बहुत important part miss हो गया था जब मैं in the like ये पहले करवा लेना चाहिए था, right? अभी तो मैं 25 years की हूँ. So but still better late than never. And thank you, that was very helpful. आपने बहुत ही सरल भाषा में समझाया. I think हमारे कुछ members को डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है. प्रदीप और फिर रामदास. प्रदीप, you can go ahead. हाँ, फिर रामदास, okay? Yeah. Good evening, sir. गुड इवनिंग प्रदीप. Sir, I have undergone a surgery. उसमें मेरे को डिस्ट्रैक्टर लगाया था, which is external distractor. Rigid external distractor that was for 5 months. And उसके बाद अभी मेरे को IMF पे रखा हुआ था 2 months से. That is intramedullary fixation. जो अभी वायरस के थ्रू कल नहीं निकाला है. तो कैन यू गाइड कि मतलब ये कितना लंबा चलेगा एंड मतलब इसके आगे क्या पॉसिबिलिटीज है. See, external distraction ना, distraction per se, ठीक है. Distraction is a type of orthodontic surgery. डिस्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जब मैंने ये सब सुना है आपको, मैं ऊपर का जॉ आगे लूंगा, नीचे का जॉ पीछे, so obviously we cut the upper jaw, हम लोग उसको आगे लेते हैं और प्लेट एंड स्क्रू से फिक्स करते हैं, ठीक है. दिस इज अ नॉर्मल ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी. डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है, यू कट द जॉ, ठीक है, यू प्लेस अ डिस्ट्रैक्टर ऑन द जॉ, ठीक है, एंड देन यू पुल द कट बोन एवरी डे अहेड बाय 1 मिलीमीटर, ठीक है. इसका लॉजिक क्या होता है, मैंने जहां पे बोन को कट किया ना, सो ऐसा नहीं होता इमीडिएटली नेक्स्ट डे यू डोंट स्टार्ट विद डिस्ट्रैक्टर, ठीक है. यू जॉ कट करके यू प्लेस द डिस्ट्रैक्टर, यू वेट फॉर 7 डेज. 7 दिन में जहां पे कट दिया हुआ है ना, वहां पे सॉफ्ट बोन फॉर्म हो जाता है. दैट सॉफ्ट बोन कैन बी स्ट्रेच्ड. सो 8th डे ऑनवर्ड्स हर दिन 1-1 मिलीमीटर यू आर स्ट्रेचिंग द सॉफ्ट बोन. डिस्ट्रैक्शन उसी सिचुएशन में किया जाता है जहां पे ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी में जो हम लोग डिस्टेंस मूव कर रहे हैं जॉस का, ये डिस्टेंस मूव बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है. नाउ पर्सनली व्हाट आई फॉलो इज, ऊपर का जॉ मैं आगे 6 मिलीमीटर तक लेता हूँ, नीचे का जॉ में पीछे 4 मिलीमीटर तक. मोर देन दिस आई ऑलवेज प्रीफर डूइंग अ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है. बहुत सारे रीजंस है उसके, अगेन वेरी टेक्निकल, बट डिस्ट्रैक्शन में बिकॉज हम लोग सॉफ्ट बोन को स्ट्रेच कर रहे हैं. नाउ इन योर सिचुएशन लेट अस अज्यूम कि हम लोग ने 15 मिलीमीटर आपके ऊपर को जॉ को आगे लिया, 15 मिलीमीटर ऑफ डिस्ट्रैक्शन किया. सो 15 मिलीमीटर ऊपर के जॉ को आगे लेने के बाद यू हैव 15 मिलीमीटर ऑफ सॉफ्ट बोन, स्ट्रेच्ड सॉफ्ट बोन, ठीक है. इसको कड़क बनने के लिए टाइम जाता है, ओके. बोन मैच्योरिटी, बोन टर्नओवर जो हम लोग बोलते हैं, अभी मेरा अगर हाथ फ्रैक्चर हुआ और मैंने प्लास्टर लगाया, हाथ फ्रैक्चर मतलब कटी हुआ ना, देयर इज अ क्रैक, सो ये क्रैक हील होने के लिए 3 महीने लगते हैं, ठीक है. सो एनी कट बोन टू हील एंड बिकम स्लाइटली हार्ड टेक्स 3 months, ओके. सो 3 महीने तो हमको पकड़ के ही रखना है विद द डिस्ट्रैक्टर, ठीक है. 3 महीने के बाद जब हम लोग डिस्ट्रैक्टर निकालते हैं, सम पेशेंट में 4 या 5 महीने के बाद डिस्ट्रैक्टर निकालते हैं, वी स्टिल कीप द पेशेंट ऑन IMF या ऑन इलास्टिक्स या ऑन एनी एक्सटर्नल अदर डिवाइसेस, ताकि जितना सॉफ्ट बोन को कड़क होने का चांस दे उतना बेहतर है, ठीक है. गिव मी 1 सेकंड. उतना हम लोग बोन को हार्ड बनने का चांस दे, ठीक है. अगर आपके ऑर्थोडोंटिस्ट को और आपके सर्जन को लगता है कि आपका जो बोन, सॉफ्ट बोन जो है वो अभी भी सॉफ्ट ही है, कुछ हद तक सॉफ्ट ही है, तो उनको आपको IMF में या आपको इलास्टिक्स पे या आपको वायर्स पे रखना पड़ेगा, ठीक है. अदरवाइज यू रिस्क एवरीथिंग गोइंग बैक, ओके. सो द अमाउंट ऑफ टाइम डिस्ट्रैक्शन होने के बाद कितने टाइम तक डिस्ट्रैक्टर रखने का या कितने टाइम तक इलास्टिक्स रखने का, ये डिफर करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. जैसे मैंने कहा, मेरा बोन जल्दी हील हो सकता है, आपके बोन को शायद टाइम लग जाए. सो जब तक रिकरेंट CBCT एक्सरेज लेके मैं जिस दिन मुझे लगा कि नहीं अभी हार्ड बोन बन गया, नाउ आई कैन रिस्क स्टॉपिंग एवरीथिंग,
I can risk taking the next step. That is the day I will take next step. Okay. So आपका क्या सिनारियो है, आपका क्या सिचुएशन है, आपका बोन कैसे बना है, it is difficult for me to tell. Okay. But normally the reason for we keeping the patient for a longer time on the distractor or on IMF or on elastics is only this. There is no other reason. ठीक है. So इस टाइम पे only thing you can do is be patient and be motivated. कि जो हो रहा है आपके लिए हो रहा है. इतना सब करके वो डिस्ट्रैक्टर वगैरह बिठा के आपने इतना सब कुछ किया, उस कुछ महीनों के IMF के लिए अगर आपने रिलैप्स का रिस्क ले लिया तो फिर गड़बड़ी हो गया. So ठीक है. So have some patience, don't worry, सब कुछ हो जाएगा बराबर से. Okay. Thank you, Prabdeep, for asking that question. Actually, I saw your pictures. आपने वो जो लगाया था उसको डिस्ट्रैक्टर कहते हैं. Actually, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है. तो सर आपने जैसे बताया 3 तरीके होते हैं ये करने के, IMF, डिस्ट्रैक्टर नहीं और डिस्ट्रैक्टर ऑर्थोगोनैटिक सर्जरी इज वन शॉट में यू हाँ. टेक मूव द जॉज एंड फिक्स इट. हाँ. डिस्ट्रैक्शन से एवरीडे थोड़ा थोड़ा यू डू इट. दीज आर द टू मेथड्स. हाँ. डिस्ट्रैक्शन करने के बाद व्हेन वी आर वेटिंग फॉर द सॉफ्ट बोन टू हील, सो डिस्ट्रैक्टर को लॉक किया जाता है उस वक्त. ओके. तो जितना आगे लेना है उतना मैंने जॉ को आगे लिया यूजिंग द डिस्ट्रैक्टर एंड देन द डिस्ट्रैक्टर इज लॉक्ड. तो जितना आगे लिया है वो जॉ को उधर ही पकड़ के रखना होता है फॉर इट टू सॉलिडिफाई कंप्लीटली. तो इतना बड़ा डिस्ट्रैक्टर 5 महीने तक रखना इज ऑलरेडी टॉर्चरस. Yes. So rather than keeping the distractor in place, what we do is we remove the distractor and we bind the upper and lower jaws together. You have braces, right? Braces have hooks. तो मैं hooks को इलास्टिक से या वायर लगा के मैं आपका जॉ बस बंद कर दूंगा. अच्छा. ये नया जॉ का जो पोजीशन आया हुआ है ना, उसको वैसा का वैसा रखेगा. Fix. This is called as IMF, intermaxillary fixation. Okay. Okay. So इधर कुछ लोग IMF लगाते हैं मतलब बंद भी करके रखते हैं. कुछ लोग इलास्टिक्स लगाते हैं ताकि इलास्टिक्स पुश करते रहे जॉ को अपने करंट पोजीशंस पे. कुछ लोग कुछ और रिमूवेबल अप्लायंसेस भी देते हैं. Okay. So all these, I personally give elastics. वो ज्यादा बेटर है. नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, बट मेरा असेसमेंट ऐसा होता है कि जब तक मुझे नहीं लगता कि I have hardened or solidified the bone sufficiently, मैं डिस्ट्रैक्टर नहीं निकालता. By God's grace and by Mukul sir's expert technique, we have not had problems with distractions as much. So generally 3 to 4 months में we are able to remove the distraction plans. But again, surgeon का काम और patient का healing capacity पे depend करता है. Even if the surgery is gone well, but the healing capacity is only less, then it is always difficult. Then you have to keep it for more time. Yes, मैंने भी AMD हो रखा है और मेरे टाइम में सर ऑलमोस्ट 95 डेज रखा गया था अंदर. Correct. So technically they waited for 2 sigmas. This 30-day का thing ना is called as 1 sigma. So they waited for 3 sigmas for you. So it is good. AMD के लिए, AMD is anterior maxillary distraction. Yes. तो जो प्रदीप का हुआ है, I think it is full. एक्सटर्नल अप्लायंस दिया था तो उसका फुल मैक्सिला आगे लिया. इन केस ऑफ किशोर इट इज जस्ट द फ्रंट मैक्सिला व्हिच इज टेकन. नाउ दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जो कि फुल आगे लेना है या सिर्फ सामने का पार्ट आगे लेना है. नाउ दिस ये डिपेंड करता है कि आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ने कितना अच्छा डायग्नोस किया है आपको. ये क्या होता है नॉर्मली थिंग. बोलो सर वो AMD से स्पीच से मतलब स्पीच के साथ कोई रिलेशन है क्या? नहीं, आइडियली AMD इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सेफ फॉर स्पीच, क्योंकि आप मैक्सिलरी के पीछे के भाग को टच नहीं कर रहे हो. Yes. आप सिर्फ सामने के एरिया में ही कट कर रहे हो, सामने के एरिया को ही आगे ले रहे हो. अपर जॉ को फॉरवर्ड. हाँ, so अगर अपर जॉ आपने बहुत ज्यादा खींच लिया आगे, yes, then you have problems with speech or you can have problems with speech. As a rule सबको नहीं आता. So AMD is so patients जिनमें मुझे ऊपर का जॉ आगे लेना है या फिर एटलीस्ट पार्ट ऑफ द अपर जॉ को आगे लेना है और उनका स्पीच पहले से ही ज्यादा नेजल है या ज्यादा ही अनक्लियर है, तो मैं
पूरे जॉ को आगे लेने से अच्छा आई वुड थिंक अबाउट टेकिंग ओनली द अपर पोर्शन और द फ्रंट पोर्शन ऑफ द जॉ हेड। यस सर, वो फ्रंट पोर्शन ही आगे लाया गया है। जी जी। सो अगेन सिर्फ स्पीच इज नॉट द ओनली थिंग जो डिसाइड करता है कि मैं फुल जॉ को आगे लूं या सिर्फ सामने के जॉ को आगे लूं। ये मेरा और एक अलग 3 घंटे का सेशन रखना पड़ेगा साक्षी को EMD और रेगुलर डिस्ट्रैक्शन समझाने के लिए। सर हम वो भी करेंगे। यस सर, अब इतना अच्छे से समझा रहे कि बस बंद करना सुनते रहे आप लोग, है ना? लिमिटेड टाइम में कम्युनिटी समझाना मेंबर्स इट्स लग क्वाइट रहा है आपको डिफिकल्ट। फर्क हेल्प लग रहा है, राइट? कितने अच्छे से समझाते हैं डॉक्टर मोकल। यस, Thank you so much. I think that really it's very helpful. थैंक यू। Thank you विप्लो, thank you थैंक यू प्रवीण, मैम। आप लोगों ने काफी अच्छे सवाल पूछे। रामदास आपको भी कुछ सवाल है ना? नहीं? आप कुछ बोल रहे हो, माइक ऑन नहीं है, माइक ऑन। हाँ हाँ, तो सर मैं बोल रहा था कि ये ऑर्थो ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट पूरा होने में मैक्सिमम कितने साल लगेंगे? रामदास पक चुका है उसके ऑर्थो ट्रीटमेंट से। नहीं, उसका क्या हुआ, मैंने स्टार्ट किया था बीच में थोड़ा, फिर मैंने वापस पॉज किया किसी रीजन से, तो मैंने वापस शुरू किया है। तो मतलब ये बहुत दिन से चलता आ रहा है और अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा लगा के पूछ लो। देख, ऑर्थो ट्रीटमेंट द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग ट्रीटमेंट, एनी डेंटल ट्रीटमेंट दैट यू डू। ये फिलिंग करने जैसा या दांत निकालने जैसा या सिंगल सिटिंग रूट कनाल करने जैसा ये नहीं होता। यू आर मूविंग टीथ थ्रू योर बोन। सो सबसे पहली चीज जो कंसिडर करते हैं हम लोग पेशेंट को बताने के वक्त कि कितना टाइम जाएगा, फर्स्ट इज एज ऑफ द। आप जितने यंग हो आपका बोन उतना सॉफ्ट है, सॉफ्ट बोन में दांत फटाफट हिलेंगे। सो एज थोड़ा ज्यादा है तो आपको आपके ट्रीटमेंट का मैकेनिक्स थोड़ा ज्यादा प्लान करना पड़ता है। सेकेंड चीज जो सोचना पड़ता है कि पेशेंट का ओरल हाइजीन कैसे है। अभी आपको ऑर्थो ट्रीटमेंट अगर ब्रेसेस के साथ चल रहा है, आपके हर एक दांत के ऊपर एक एक ब्रैकेट है और उन सबको कनेक्टिंग एक वायर है। आपके दांत तभी हिलेंगे जब आपकी वायर आपके ब्रैकेट स्लॉट्स में से स्लाइड हो रही है। अगर आपने ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं किया है, बहुत सारी चीजें फंसी हुई है उस ब्रैकेट में, उस वायर के ऊपर, तो वायर कैसे हिलेगी? इट इज नॉट गोइंग टू। सो सेकंड इज ओरल हाइजीन। थर्ड इज कितना डिटेल में जाके आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ने आपके मैकेनिक्स प्लान किए। अभी वापस ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा लेकिन समझ सकते हो आप। हमारा जो बोन होता है ना, बोन जिसमें दांत लगे रहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल नजदीकी दांत, ठीक है, ये दांत है, तो बोन, ये बोन यूनिफॉर्म नहीं होता। बाहर का पार्ट होता है ये बहुत हार्ड होता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल बोन, और जो सेंटर का पार्ट होता है वो सॉफ्ट होता है, व्हिच इज कॉल्ड एज मेडुलरी बोन। अडल्टहुड में और क्लेफ्ट पेशेंट्स में अगर आपके दांत के रूट्स बाहर के तरफ फैले हुए हैं और ये कॉर्टिकल बोन को जाके चिपके हुए हैं, तो आपके दांत का मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कड़क बोन को जाके चिपक गया आपका दांत। लेकिन अगर आपके दांत सेंटर के सॉफ्ट बोन में है तो उनको मूव करना ज्यादा सिंपल होता है। सो वो दांतों को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मूव करने के लिए टाइम जाता है, लेकिन एक बार उतना हो जाए तो फिर आप कितने डेडिकेटेड हो, आप कितना क्लीन रख रहे हो, आपने कितने बार ब्रैकेट्स नहीं तोड़ा, आप दिन में कितने बार ब्रश करते हो, आप आपके फॉलोअप्स के साथ कितने कंसिस्टेंट हो, आप आपके ऑर्थोडोंटिस्ट को कितना कम सता रहे हो, ये सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा। Fortunately, nowadays we have the option of aligners also to do orthodontics. जैसे मेरे काफी सारे पेशेंट्स हैं जिनके लिए मैं Invisalign aligners I have used. मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, this is not sponsored, but I personally use Invisalign quite a bit. ठीक है, so कुछ situations होते हैं जहाँ पे all patients can't be treated with aligners, but there are certain patient and certain clinical situations जहाँ पे हम लोग aligners से भी ये काम कर सकते हैं.
सो उसमें एटलीस्ट ओरल हाइजीन का गड़बड़ नहीं होता, बिकॉज योर टीथ आर ओपन टू बी ब्रश्ड प्रॉपर्ली। आपको खाने पीने के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, तो यू आर मोटिवेटेड, आप कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहते हो ट्रीटमेंट कराने के लिए। ब्रेसेस के साथ कैसे होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, तो फिर कभी चिकन नहीं खा पाए, कभी कड़क नहीं खा पाए, कभी पिज्जा नहीं खा पाए, तो फिर वो थोड़ा मूड स्विंग्स में आप आ जाते हो, फिर थोड़ा रिबेलियस नेचर में हो चले जाते हो, फिर बगावत कर देते हो। ये सब खेला है मैंने, इसलिए मैं बता सकता हूँ। सो ये सब कुछ होता है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि अलाइनर्स चमत्कार है और उसका कुछ प्रोटोकॉल नहीं है, उसके पीछे मेहनत नहीं है, ठीक है। बोथ द थिंग्स आर वेरी वेरी टेक्निक सेंसिटिव, बोथ द थिंग्स रिक्वायर मोटिवेशन फ्रॉम द पेशेंट ट्रीटमेंट ढंग से करने के लिए। कुछ भी कराओगे, वो जो इंस्ट्रक्शंस आपको आते हैं और जो प्रोटोकॉल्स है वो आपको ढंग से सर फास्टर रिजल्ट दोनों में से किसमें होता है? सी आइडियली द बेसिस साक्षी स्टिल रिमेन्स द सेम। मैं तार लगा के दांत के ऊपर फोर्स लगाऊं या मैं अलाइनर लगा के दांत के ऊपर फोर्स लगाऊं, मुझे दांत के ऊपर फोर्स लगाना है, ठीक है। अलाइनर्स में टाइम थोड़ा कम लगता है, इज बिकॉज अलाइनर्स में आई एम प्लानिंग योर एंटायर ट्रीटमेंट टू द पॉइंट। मुझे जो दांत जितना हिलाना है मैं उतना ही हिला रहा हूँ। ब्रेसेस में कैसे होता है, सारे दांतों के ऊपर ब्रैकेट है और एक कॉमन वायर लगाई हुई है, मुझे कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, मैं कौन सा दांत कितना हिलाऊं, एक दांत नहीं हिलाऊं या एक दांत बहुत ज्यादा हिलाऊं, ऐसे नहीं होता। सो जनरलाइज्ड टूथ मूवमेंट हैपेंस एंड देन वी हैव टू सिट एंड डू द फाइनल फिनिशिंग एंड टचअप्स इन ब्रेसेस। दैट इज द रीजन ब्रेसेस में टाइम ज्यादा लगता है। अच्छा, अगर मुझे आपका ऊपर का दांत 12 डिग्री से ही हिलाना है, दैट आई कैन प्रोग्राम इन योर अलाइनर ट्रीटमेंट। ब्रेसेस में वैसे नहीं होगा, ब्रेसेस में वो जाएगा 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 जाएगा, बाद में लगा रहे 12 से ज्यादा हो गया, फिर वापस पीछे खींचो, ऐसे भी हो सकता है। ओह, इट इज नॉट, ब्रेसेस आर नॉट कस्टमाइज्ड फॉर योर नीड्स, अलाइनर्स आर। जो दांत को जितना हिलाना है उतना ही हिला सकते हो, जो आपको फाइनल टूथ मूवमेंट्स है, फाइनल फाइन चीजें है, वो काफी हद तक आप अलाइनर्स में कर सकते हो। ब्रेसेस में भी कर सकते हो, पर वो टाइम जाता है। सो ब्रेसेस आर गुड और अलाइनर्स आर बैड, अलाइनर्स आर गुड ब्रेसेस आर बैड, ऐसा कुछ नहीं है। बोथ आर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बोथ मूव टीथ, बट one is iPhone, other one is Samsung. yeah, budget also, like, नहीं है। अगर हम उतना टाइम और उतना बजट इन्वेस्ट कर सकते हो, then go for aligners. Correct. Yeah, Correct. makes sense. Hmm. Thank you, that was a very good question. Thank you, Ramdas. Thank you, sir, for रामदास answering it so रामदास well. एकदम प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहे हैं। टाइम कितना लगेगा बताओ मेरे को, बाकी का वो रहने दो, वो फिशुला रहने दो, मेरे को टाइम ऑर्थो के लिए कितना लगेगा बताओ। नहीं सर, एक्चुअली बोन ड्राफ्टिंग वगैरह ठीक हो गया, मतलब उसमें कुछ इश्यू नहीं आ रहा है। और मतलब जो होल रहता है यहाँ से चमड़े के ऊपर से, जो मतलब आप जो बोलते हैं कि होलो है या फिर ट्राई करके देखो पानी ये करके, तो मतलब वैसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, और स्पीच में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम इश्यू नहीं लगता है। करेक्ट, तो उसके लिए वेरी गुड रामदास, हाँ वेरी गुड। तो मैं सर को भी मिलके आया था यहाँ पे दादर में, तो उन्होंने भी आपको सजेस्ट किया था, तो मेरा प्लानिंग चल रहा था आपको मिलने का वास्ते, तो हूँ मैं प्लान में। Thank you. Hemlata, hello. Yeah. Hi, Sakshi. You have a question, right? Hi, how are you? Yeah, I'm fine. How are you? I'm doing well. Hello, Please go sir. ahead. Hello, madam. Hello. Sir, I have a 9-year-old girl with a bilateral cleft in palate. What happened is she got her tooth removed when she was in the palate surgery. But the tooth, till now, she didn't get back. That is, it doesn't grow back. Will it grow, or we have to do some other treatment? Ma'am, I'll have to look at your OPG of your child before telling you whether the tooth will come back or not. My child is nearby. OPG is? OPG is an X-ray Okay. in which I can see all your teeth. Right. Okay. I can see the milk teeth also. I can see the permanent teeth also. Oh, okay, sir. So on this topic, I'll let you know one thing.
What age was the palate surgery done? 1 year of her age. 1 year. So most of the times at the age of 1, the teeth that are present in the child's oral cavity are called as neonatal teeth. Okay. At times, neonatal teeth are useless. They don't grow into your proper milk teeth, or they don't grow into your permanent teeth. They don't have the permanent teeth in place. So most of the time, even children are born, and if they already have teeth, we have to extract them because they are extra teeth. Let me put it that way: they are extra teeth. Okay, sir. If she had a few teeth, small nodule teeth, during her palate repair at the age of 1 year, there is a big possibility that it might be a neonatal teeth. Okay. Generally, after that, slowly, all the milk teeth start to come into play. After the age of 6, you will have permanent teeth also coming into place. In case of cleft children, most commonly missing tooth is either the lateral incisor or the canine. At times, you may have a central incisor also which is missing, but most common teeth are lateral incisors or canines. So again, there is a possibility that she might get a milk lateral incisor, Okay. deciduous lateral incisor, but she might not have a permanent lateral incisor also. Now, Yeah, why? this is her. So, if at all, even if you have the soft copy, I can give you my opinion. So, even if you have the soft copy of the OPG, I'll be happy to tell you. No, actually, we are out of town, Okay. so Yes, I have whenever, her. madam, Okay. whenever you get the chance, you can get the X-ray done, or you can come and meet me physically, and I can tell you what all teeth are there, what all can come out, what all other problems are there also. Okay, sir. Now she is going treatment. Show your Hmm. teeth. Lovely. Hey, shabash. Beautiful teeth. Say hello, sir. Hello. Yeah. Hi. Mhm. Wonderful. Thank you, sir. Most welcome. बोलो कौन है next? Thank you, Himlata, for asking the questions, and it was lovely seeing Dhanya again. She is the Yes. charm of our community. Thank you for arranging such a meeting, Sakshi. And always. Thank you, sir, for answering that question. Kishore, hi Kishore. Do you have any questions? कोई सवाल है आपको? नहीं कुछ नहीं है। Okay. Thank you for joining. और किसी को कोई सवाल है? I think we're already running out of time. It's 7:05. I think sir might also be very busy. तो 5 मिनट और हम questions लेते हैं and then we'll wrap it up. Okay? किसी को कोई सवाल है, कुछ डिस्कशन करना है? मुझे एक सवाल आया है wait, I'll share. कोई पूछ रहे हैं कि उनके पीछे वाले टीथ अलाइन हो गए हैं, पर उनके सेंटर वाले टीथ अलाइन नहीं हो रहे हैं। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? Is that person a और उन्होंने bilateral? माउथ सील निकाल दिया है। They have currently removed my mouth seal. Mouth seal. I think this was Prabhrit, right? अच्छा, प्रदीप ने आपने जो सवाल पूछा था, that was a little different. That was the IMF scene. IMF thing. अच्छा, okay. ठीक है। You want to ask anything else, Prabhrit? Sir, my question is something related to Mr. Ramdas. Why no cases collapse? Why? No cases collapse. Relapse क्यों हो जाता है? Relapse क्यों हो जाता है? Relapse, हाँ। Collapse. Collapse कह रही है। But she means relapse. Relapse ना, मतलब आगे लिया वापस पीछे क्यों चला गया? Correct. Okay. So जब हम जॉस को हिलाते हैं, ठीक है, हम लोग हार्ट टिश्यू को हिला रहे हैं, मैं आपका मसल कट करके इधर चिपका रहा हूँ, ऐसे तो नहीं हो रहा, ठीक है, मैं आपके जॉ को, हार्ड बोनी जॉ को कट करके आगे पीछे कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ। सो एक तो अगर आपने बहुत ज्यादा हिला दिया,
आपके जॉ को। जैसे मैंने बोला, फॉर अपर जॉ एडवांसमेंट्स आई डू इट ओनली टिल 6 मिलीमीटर। अगर लोअर जॉ को पीछे लेना है, डू इट ओनली टिल 4 मिलीमीटर। अगर मैंने ऊपर के जॉ को बहुत ज्यादा आगे ले लिया, तो अगर रबर बैंड कैसे स्ट्रेच होता है, मास्क, अगर मैंने इतना ही स्ट्रेच किया, ठीक है, तो ये बंद होने के लिए कितना फोर्स डालेगा मेरे ऊपर? हार्डली एनीथिंग। लेकिन अगर मैंने इतना स्ट्रेच किया, so my fingers also can feel the force of this wanting to close back again. Okay, so अगर मैं आपका ऊपर का जॉ इधर है, उसको मैं खींच के इधर लेके आया हूं, ठीक है, लेकिन आपके सराउंडिंग का सॉफ्ट टिश्यू, आपके लिगामेंट्स, आपके मसल्स, ये इतनी सारी चीजें हैं जो वापस अपने पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस ये देती है, जॉ को कितना भी आगे ले लो, लेकिन अगर आपका सॉफ्ट टिश्यू इतना टाइट है, इतना कड़क है, इतना स्ट्रॉन्ग है, और अगर आपने जॉ को इतना ज्यादा हिला दिया, सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि वो वापस पीछे जा सकता है। सेकंड इज, नॉर्मली जब भी हम लोग ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी करते हैं, और जो सर्जरी के पहले ऑर्थोडोंटिक्स करते हैं, इतना 3D प्लानिंग करते हैं, स्प्लिंट्स बनाते हैं, इस कारण के वजह से बनाते हैं कि जब मैं ऊपर का जॉ पीछे है, नीचे का जॉ आगे है, जब मैं ऊपर का जॉ आगे लेके नीचे के जॉ के आगे रखूं, सो दांतों का मैक्सिमम इंटरकस्पेशन आना चाहिए। ऊपर के दांत और नीचे के दांतों का मैक्सिमम इंटरकस्पेशन, इंटरलॉकिंग जो होता है, ये आना चाहिए, क्योंकि ये इंटरलॉकिंग भी आपको स्टेबिलिटी देती है। अगर ये इंटरलॉकिंग नहीं है, मैंने जॉ को ऐसे आगे लेके बस बोन प्लेट से, स्क्रू से फिक्स कर दिया, लेकिन नीचे कोई इंटरलॉकिंग नहीं है, तो जॉ टेक्निकली हवे में ही है। इट इज यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द प्लेट एंड द स्क्रू टू होल्ड ए जॉ इन प्लेस। सो ये चीज फेल हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई स्क्रू लूज हो गया, अगर कोई प्लेट कोलैप्स हो गई, अगर कुछ गड़बड़ हो गया, अगर ये सब कुछ भी होता है, लेकिन अगर आपका इंटरकस्पेशन अच्छा है, तो आपका जॉ स्टेबल रहेगा। अगर इंटरकस्पेशन नहीं है आपके दांतों के बीच में, आपने ऐसे ही आगे लेके उसको रख दिया, प्लेट स्क्रू से फिक्स कर दिया, तो वो हवे में है, तो जो हवे में की कुछ भी चीज अगर कोलैप्स हुई, प्लेट खराब हुई, स्क्रू लूज हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपका जॉ वापस पीछे चला जाता है। तो इसमें कम्स द थर्ड पॉइंट, इंसिस्ट दैट योर सर्जन यूजेस गुड क्वालिटी प्लेट्स एंड स्क्रूज। Unfortunately, this is the harsh reality of the Indian medical industry कि there are such good surgical material available to us, but they are very expensive. They are very expensive. ठीक है, अगर आप किसी फंडेड सर्जरी करने जाओगे या कोई सीधा साधा ही करने जाओगे, कोई भी फंडेड चीज में आपको प्रीमियम चीज नहीं सप्लाई की जाती। So if you take inferior quality के plates and screws, there is always a possibility that something can go wrong. है कि नहीं? As if I have to give a example जो लड़कियों को शायद समझ में आएगा, if you are using a bad quality rouge on your cheeks or on your lips, और आपको एलर्जी आई, सबसे पहले ब्रूज को गाली दोगे ना? आप उस वक्त ये थोड़ी ना बोलोगे कि अरे मैंने शायद फेस वॉश ढंग से नहीं किया, या अरे मेरे ब्रश मेरा क्लीन नहीं था, या अरे मैंने कोई गलत फेस वॉश यूज कर लिया। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो आपको पहले दिमाग में वो नहीं आएगा कि एक अच्छा प्रोडक्ट फेल कैसे हो गया। ओके, सो वन मोर पॉइंट ऑफ एनी ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी जिसमें रिलैप्स ना हो, इज टू यूज गुड क्वालिटी प्लेट्स एंड स्क्रूज। देयर आर सो मेनी गुड कंपनीज, मेडकॉन नाम की जर्मन कंपनी है, केएलएस मार्टिन है, सिंथेज है, लॉट्स ऑफ गुड कंपनीज, बट एक्सपेंसिव। सो ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी जब भी कभी करने जाओगे, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ तो रहना चाहिए। Even if me and Mokal sir are just laborers for you all, हम मजदूर मिस्त्री बैठे हुए, हम आपको घर बना के दे देंगे, लेकिन सीमेंट कोबा तो दो। आप सीमेंट कोबा ही अच्छा खासा लाके नहीं दोगे, मैं अपनी मजदूरी नहीं ले रहा, लेकिन आप सीमेंट कोबा ही मुझे बेकार यूज करने के लिए दे दोगे, तो आपका घर कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा? दिस इज द हार्ड ट्रूथ अबाउट एनी ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी। फिफ्थ थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट कि जब हम बोन कटिंग करते हैं, सर्जरी के वक्त जब आप बोन कटिंग करते हैं, there is a very good machine called as piezo saw. ये piezo saw एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप बहुत फाइन बोन को कट कर सकते हो।
ये आजू बाजू के बोन को हार्म नहीं करता। बहुत फाइन 1 मिलीमीटर का कट यू कैन गिव, ये हीट जनरेट नहीं करता। आपका बोन का जो कट दिया हुआ है वहां पे नेक्रोसिस नहीं होता, आपका बोन हेल्दी रहता है। ये मशीन महंगी है, हम लोग रेंट पे ही लेते हैं, लेकिन अगेन दैट रेंट नीड्स टू बी रेडी फॉर अस टू यूज दैट मशीन। नहीं तो अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करने गए जहां पे एक ड्रिल होता है, एक बिट होता है, और ड्रिल बिट को पानी मार मार के फिर कटिंग बोन, उसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है। हीट जनरेशन की वजह से जहां पे कट किया हुआ है वहां आजू बाजू का बोन वीक होता है, वहां के बोन का नेक्रोसिस होता है, तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी। सो जरूरत से ज्यादा जबड़ों को मत हिलाओ, प्लान प्रॉपरली, do your pre-surgical orthodontics and post-surgical orthodontics properly, use good quality armamentarium, good quality plates and screws, use good quality machineries, and सबसे importantly sixth is कि ये 5 चीज यूज करने के लिए plan your finances properly। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आपको लाखों करोड़ों खर्च करने हैं, लेकिन जो कुछ भी लगेगा have a open discussion with your orthodontist or with your surgeon कि सर ये आप सच में बताइए कितना लगेगा। जब आप ऑर्थो, अभी फॉर एग्जांपल इफ रामदास कम्स टू मी फॉर ऑर्थोगोनैथिक सर्जरी, मैं उसको डे 1 को बोलूंगा जब भी कभी तेरी ऑर्थोगोनैथिक करेंगे मैं ये सारी चीजें यूज करूंगा, तेरे को एक्स अमाउंट का खर्चा लगने वाला है उस वक्त। तो अगर मैंने तुझे 2 साल का नोटिस दिया हुआ है एक्स अमाउंट ऑफ खर्चा प्रिपेयर करने के लिए, तो एक्स माइनस 80 एक्स माइनस 90 तो कर सकता है, कुछ तो रेडी रख सकते हो, बाद में तुम्हारा ही सर्जरी कॉम्प्रोमाइज ना हो। So honestly have this conversation because orthognathic surgeries are very important. They are very technique sensitive. Okay, so any success of the surgery depends upon the skill of the surgeon, the planning of the orthodontist, and how well you are using your armamentarium. ठीक है प्रदीप? Thank you, sir. Okay. Thank you, Pradeep. Thank you, sir. वो डॉक्टर I just have one last question from a parent. She's in office, so Hello, she doc. cannot ask the question right now. Mm-hmm. So then you want to go ahead? No, Dr. Mokul said hi. I'm just saying hi back. Okay. Okay. So basically, she's a parent in our community. She got her daughter's surgery from Dr. Nitin Mokul last year. She has this question where उनकी बच्ची 2 साल की है, उसकी पैलेट सर्जरी लास्ट ईयर हुई थी, उसके कुछ दांत थे, अभी वो दांत ब्राउन हो गए हैं, छोटे हैं और उनको लग रहा है कि उसको कैविटी हो गई है और वो अलाउ नहीं करती है ब्रश करवाने के लिए और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है शायद, तो बच्चे को परेशानी हो रही है। एंड विल शी गेट न्यू मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ? How old is she now? 2 years. 2 years. 2 years. No, she will eventually get permanent She teeth. cannot buy. She is not taking solids. Yeah. Then it is better to show a pediatric dentist. Now pediatric dentist का भी बहुत बड़ा रोल होता है, especially for such kids जो ब्रश नहीं करने देते, या there are any more psychological or any other syndromes that are coming into the picture जहाँ पे डेंटल चेयर के ऊपर ये ट्रीटमेंट्स नहीं हो सकते। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग सिडेशन में या जनरल एनेस्थेशिया में भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। वी डू इट वेरी नॉर्मली। अभी ये इस जनरेशन का ट्रेंड बन गया है कि डेंटल चेयर पे नहीं बैठना है और टैंट्रम्स आने हैं, तो आई डोंट रियली नो, मैं उस पर कमेंट नहीं करने जाऊंगा, बट ये हार्श रियलिटी है। सो द नंबर ऑफ जनरल एनेस्थेशिया पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट्स हैव इंक्रीज्ड क्वाइट अ बिट। ओके, सो अगर ये जेन्युइनली हुआ है, अगर आपके बच्चे के दांत ब्राउन या काले हुए, दैट इज 100% डीके ऑन द टीथ। अगर वो डीके दांत के नस तक पहुंचा है, देन इट इज 100% वेरी वेरी पेनफुल। वो टच करने क्या, वो हवा भी लगने नहीं देगी उन दांतों के ऊपर। वो 2 साल की है तो वो इमोट नहीं कर पा रही, अगर 6 साल की होती तो वो रो धो के चीजें बता के शी वुड हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। सो अगर जेन्युइनली ऐसा है, प्लीज शो अ स्किल्ड pediatric dentist, specifically somebody who works with cleft lip and palate patients. Okay. So do you have any pediatric dentist at Sushrusha or SRCC? SRCC has a very good pediatric dentist in the unit. I think Dr. Nikita is at SRCC. The Shushrusha gang generally goes to Dr. Prajakta. She has her clinic in Mahim. So our central Bombay ka cleft team has Dr. Prajakta in the team. Okay.
Nikita and Dr. Prajakta you mentioned, right? Okay. Alright, so I'll let her know, and she is probably going to visit Dr. Nitin Mokul. So I think that will be helpful. Thank you sir. ईश्वर आपको कोई सवाल है? हाँ, पूछना था अभी मेरा वो आरसीटी का 26 कंप्लीट हुआ है। अभी मैं प्रोस्थोडोंटिस्ट जा रहा हूँ, वो कौन सा दांत लगाना है? और उन्होंने सेरामिक भी बोला है और एक बोल भी बोला है। इसके लिए कौन सी वाला अच्छा रहेगा प्रोस्थोडोंटिस्ट में? मेरे सारे पेशेंट्स को मैं जिरकोनिया नाम की जो चीज होती है ना, इट इज अ फुल सिरेमिक टूथ। 99% ऑफ माय पेशेंट्स को आई पुश देम टू गेट जिरकोनिया के दांत। ओके, दीज आर फुल सिरेमिक टीथ, दे आर वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग। जिरकोनिया के ऊपर भी एक चीज आती है कॉल्ड एज ईमैक्स। ओके, सो ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत प्रीमियम चीजें हैं। देखो, जब मैं सिरेमिक का दांत लगाऊंगा। सिरेमिक का दांत इज अ वेरी सब्जेक्टिव स्लैंग टर्म। सिरेमिक का दांत मतलब मेटल के बॉडी के ऊपर सिरेमिक पोता हुआ भी आता है। एक्रेलिक के दांतों को भी सिरेमिक दांत बोल के लोग चिपका देते हैं, और जेन्युइन सिरेमिक भी होता है। ओके, सो इफ यू आर जेन्युइनली वांटिंग टू गेट अ गुड स्माइल डिजाइन जो आपको काफी साल टिके, ठीक है, सो मेरे क्लिनिक में आई ट्राई टू डू बेस लाइन एज जिरकोनिया, क्योंकि आप फाइनली सामने के 6 दांत बिठा रहे हो। पीछे का दांत होता तो मैं बोल भी देता ठीक है, कोई सादा वाला लगा दो, मेटल लगा दो, या पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल लगा दो, वो चल जाता। लेकिन अगर सामने का दांत है, सो यू वांट देम टू बी वेरी एस्थेटिक लुकिंग, सो नथिंग बिलो जिरकोनिया एंड ईमैक्स। अगेन, मेरे पेशेंट्स को मैं, यू कैन आस्क सुष्मिता आई थिंक है इधर, I very categorically tell them कि एंड में you will have to put nice quality teeth, क्योंकि फिर वो ये सब कुछ करने का मजा ही नहीं आएगा अगर आप एंड में बहुत डिग्रेडिंग वाले अपने दांत बिठा दिए। Then a smile will never be up to par. Okay, there is a reason ये चीजें हैं ना मार्केट में। उसका इतना अच्छा शेडिंग हो सकता है, वो जितना दांत नेचुरल दिखने की कोशिश। आपका दांत कभी एक शेड का नहीं होता, गम्स के वहां शेड अलग होता है, सेंटर में शेड अलग होता है, टिप पे शेड अलग होता है। ये सब करने के लिए अंडरलाइन मटेरियल भी उतना अच्छा होना जरूरी है। सो जिरकोनिया इज अ बेसलाइन मटेरियल फॉर मी। इसके ऊपर वी डू समथिंग कॉल्ड एज ईमैक्स टीथ आल्सो। ओके, ब्यूटीफुल टीथ, ठीक है। अगेन एक्सपेंसिव, बट देन इफ आई एम गोइंग टू टेल यू कि 1-1.5 साल के बाद हमें इतने दांत अंदाजे बिठाने पड़ेंगे, स्टार्ट सेविंग फॉर इट। कितना सेव करोगे? जितना कर सकते हो उतना तो करो। आगे का जितना कम पड़ रहा है हम देख लेंगे, लेकिन एटलीस्ट एफर्ट तो डालो उस चीज के लिए। नहीं तो फिर यू विल हैव टू एंड अप पुटिंग पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल, जहां पे 90% इज द मेटल का दांत, उसके ऊपर 10% बस सिरेमिक का एक लेयर डाला हुआ, जो चिप ऑफ होता है, जो एक ही शेड का होता है, नॉट वेरी प्लीजिंग। द लास्ट PFM दांत दैट आई पुट फॉर माय क्लेफ्ट पेशेंट वाज अराउंड 5 years ago. उसके बाद मैं PFM नहीं लगाता, आई स्ट्रिक्टली गो फॉर जिरकोनिया। Thank you, Kishore. Thank you, sir. I think we've taken a lot of your time. It's already 7:20. Thank you so much for your time, for your energy, for guiding everyone in such simple language. I am sure ये काफी हेल्पफुल रहा होगा। स्टिल अगर किसी को कोई भी डाउट्स है, कुछ भी बात करनी है, आई कैन शेयर डॉक्टर आविष्का's नंबर। हम कम्युनिटी ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हैं, बट अभी let him have a break and we can try to catch up later. And thank you to everyone for joining this call. Thank you so much. Thank you everyone. And have a great weekend, everyone. Yes. Thank you, Sakshi.